इफ्तिखार आरिफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू के मुमताज़ शायर, साबिक़ सदर-ए-नशीन मुख्तरा कौमी ज़ुबान, साबिक़ चेयरमैन अकादमी अदबियात पाकिस्तान, लंदन तेहरान में ईको के सकाफती इदारे के सरबराह रह चुके हैं। एक सुनहरे दौर में इनका प्रोग्राम कसौटी बेहद मकबूल हुआ। देसी टीवी यूएसए की आज खुशकिस्मती है कि इस वक्त इफ्तिखार आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं हमारे आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। सर जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं सबसे पहले तो चाहूँगी कि हम उस दौर की बात करें जो दौर, जैसा कि मैंने अभी कसौटी का जिक्र किया, और बड़ा खूबसूरत बड़ा सुनहरा दौर था नो डाउट। और आज आपने पाकिस्तान के वो मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ सियासी गवर्नमेंट्स के आपने दौर देखे, सब देखा। आज का जो दौर है आप पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं, कैसा लगता है आपको जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं? पाकिस्तान के मौजूदा हालात ज़ाहिर है कि कोई बहुत मिसाली नहीं है और मुश्किल दिन पाकिस्तान पर क़याम के बाद से आते रहते हैं। वक्फे वक्फे से हुकूमतें बदलती रहती हैं, कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं आने पाता। सियासी हुकूमतें आती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा वक्त तक काम करने के काबिल नहीं होती हैं और वो डिलीवर भी नहीं कर पाती, तो नतीजा ख़राब होता है और दिन ब दिन इक़्तिसादी सूरत हाल भी कमज़ोर पड़ती जा रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं कहूँ कि इंतखाबात से कुछ उम्मीद बनती है कि इंशाअल्लाह इंतखाब होंगे और नए लोग आएंगे तो पिछली गलतियों से कुछ सबक उन्होंने सीखा होगा और नए रास्तों पर चलने की कोई सूरत अहवाल पैदा होगी। लेकिन अब तक की जो सूरत है वो उम्मीद अफ़ज़ा नहीं है और इसमें हम सब यानी मेरी वाली नस्ल जो है उसने कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा पाकिस्तान नहीं छोड़ा नई नस्ल के लिए। हमें जो पाकिस्तान मिला था, ग़ुलाम पाकिस्तान, आज़ाद हुआ पाकिस्तान ग़ुलाम हिंदुस्तान से और बरतानिया से आज़ादी के बाद, तो जो शुरू के दौर थे बहुत उम्मीद अफ़ज़ा रहे, मगर फ़ौरन ही लियाक़त अली ख़ान शहीद मिल्लत के इंतकाल के बाद से जो सियासी अफरा तफरी का दौर शुरू हुआ, बीच बीच में इम्कान बनता था कि जैसे 70 की दहाई में कुछ ख्याल था कि ये बेहतर हो जाएगा, और मगर दो जंगें भी हुई और 65 की जंग और 71 की जंग, मशक़ी पाकिस्तान का अलमिया भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद ये ख्याल होता था कि हमने दस्तूर बनाया था, हमने यूनिवर्सिटियाँ बनाई थी, हमने इदारे बनाए थे और ये ख्याल था कि इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान जो है वो सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर ऐसी सूरत अहवाल हो गई है कि अब आने वाले दिनों में और बेहतरी की सूरत निकलेगी। मगर सियासी अफरा तफरी पैदा की गई, तसादुम की फ़ज़ा पैदा की गई और फिर माशाअल्लाह का नफाज़ हुआ, ज़िया-उल हक़ साहब का ज़माना शुरू हुआ, फिर अफ़गानिस्तान के मसले पैदा हुए और उसके बाद से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और ख़वाराना तसादुम, माली सूरत अहवाल, अदम इस्तेहकाम, सियासी जमातों के आपस के झगड़े और बदुनमानियाँ और करप्शन और सब ताकत की हवस, इक़्तिदार की ख्वाहिश, सिविल सर्विस एक तरह से कोलैप्स कर गई बिल्कुल। तो ये सब अच्छी सूरत अहवाल नहीं है, मगर
پھر بھی جب بھی نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، اب ایک پچھلے چند برسوں سے یا چند برسوں میں کہیے بہت لمبا عرصہ ہو جاتا ہے، 1-2 برسوں سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہر طرح سے ذمہ داری والدین کی بھی ہے، نوجوانوں کی بھی ہے، تعلیمی نظام کی بھی ہے، معاشی صورتحال کی بھی ہے کہ نوجوان کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے، کوئی امید بھی نہیں ہے، کوئی انڈسٹریز نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جو لڑکے یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں بے روزگاری کے لیے سامنا ہے، بہت محنت کر کے سمجھیے 14 16 17 18 سال کی تعلیم کے بعد بھی یعنی نہ نوکری کی اسامیاں ہیں نہ مواقع ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو صغیر میں تعلیم کے بعد معاش جو ہے وہ نوکری سے جوڑ دی گئی تھی، غلط صحیح جو بھی تھا، مگر ابھی تک وہی صورت حال ہے کہ جو تعلیم سے فارغ ہوتا ہے وہ نوکری ڈھونڈتا ہے، اور کاروبار ہے نہیں، صنعتیں ہیں نہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کمرشل اتنے نہیں ہیں کہ جس میں گنجائش ہو۔ پہلے بینک وغیرہ جو تھے، اچھا ظاہر ہے کہ جو بینکوں کا کام ہوتا ہے وہ بھی طرح کا مالی استحکام چاہتا ہے، اور بدعنوانیوں کے سبب اور منی لانڈرنگ اور شفٹنگ آف انویسٹمنٹ اور انویسٹرز کو چلا جانا اور ان کی ناامیدی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی پریشر، یہ سب ملا کر اقتصادی صورتحال جو ہے وہ سنبھلنے کو نہیں آتی، اور ایک ہی امید ہے کہ جب نئی حکومت آئے گی تو وہ کوئی ایسے پروگرام دے گی جس سے بہتر صورتیں انشاءاللہ نکلے گی اور استحکام کی کوئی صورت پیدا ہوگی۔ آپ کو پر امید نظر آ رہے ہیں مستقبل کے بارے میں پاکستان کے؟ جی، آپ پر امید نظر آ رہے ہیں مجھے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں؟ دیکھیے پاکستان قائم ہوا تھا ایک خاص مقصد کے لیے۔ جو بھی نظریہ ہے پاکستان کے بارے میں، میں بھی ان لوگوں کا نوا نہ صحیح لیکن ہم کسی حد تک اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ نظریہ پاکستان کی ایک تعبیر کی جائے جو دائیں بازو کے سیاستدان اور دائیں بازو کا ذرائع ابلاغ۔ سوری میں آپ کو ایک سیکنڈ روکوں گی کہ وہ جو بڑا ڈینگو ہو گیا نا وہ میرے شروع میں آ گیا ہے۔ سوری میں تھوڑا وہ لان کے پاس بیٹھ کے کر رہی ہوں، لان سے وہ بڑے والی مکھی اندر آ گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری۔ جی سر پلیز جی، معاف کیجیے گا۔ تو جو صورت احوال تھی وہ خراب تھی، اور لیکن مطلب حالات سمجھیں گے، ضرور سمجھیں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ پہلے دن تو مقاصد کا حصول ممکن نہیں ہے، لیکن اس طرح آنا چاہیے کہ جو ہماری ایک تو معاشی حالات کی بہتری پر بہت کچھ انحصار ہے، نوجوانوں کو روزگار ملے، نوکری کے مواقع ملیں، مستقبل کی یقین دہانی ہو، جو محروم طبقے ہیں مثلا خواتین کو برابری کے حقوق ملیں، ان کو آزادی میسر آئے کام کرنے کی جگہ پر انہیں اطمینان اور سکون و
पुरवकार अंदाज में वो अपनी ज़िंदगी के फैसले कर सके और बराबर की ज़िंदगी गुजार सके। दूसरी बात यह है कि जो हमारा देही माशरा है, ये जो जागीरदारी है और ज़मींदारी है और सरदारी सिस्टम है, इसने बहुत रोक रखा है तरक्की के रास्तों को। तो इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और जब तक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज नहीं लाई जाती और ये जो हमारे यहाँ दायों से ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाना चाहिए और उनसे रवाबित के इस्तेकाम के बाद अपने अखराजात कम करने की ज़रूरत है और जो याशें मुख्तलिफ इदारों की उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, उसको कम करने की ज़रूरत है। तो कोई सूरत इंशाअल्लाह निकालनी पड़ेगी, उसके बगैर चारा नहीं। सर, रियासत के 4 सतून होते हैं। मीडिया उसके अंदर सबसे अहम सतून है, मुकन्नना, अदालत, कानून। आपको लगता है इन 4 पिलर्स में से अब तक के जो, अगर हम 75 साल के सफ़र की बात करें पाकिस्तान के, हमारे उस 4 सतूनों में से किस सतून में आपको लगता है जिसने अपना किरदार सही तरह से नहीं निभाया? अगर सही तरह से निभाता तो शायद पाकिस्तान जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार नहीं होता और जो आज हालिया दौर में है। देखिए, जो बुनियादी बात है वो समझने की है कि जो मरकज़ व महवर है इन तमाम चीज़ों का, तमाम इदारों का, वो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट पर ही निज़ार है सबका। और बुनियादी बात है कि पार्लियामेंट आइन साज है और उसको हुकूक हासिल है कवानीन वज़ा करने के, कवानीन में तरमीम के, उसके तनसीह के, ये उनका हक़ है। अच्छा, ज़ाहिर है कि उसके बाद उसकी तफसीर व ताबीर का हक़ है मुकन्नना को और उसकी बजावरी का फ़र्ज़ है तमाम दूसरे इदारों पे। तो ये सूरत हाल। सर, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने मुख्तलिफ सियासी अदवार देखे, मुख्तलिफ सियासी अदवारों के अंदर आपको, इस अदवार में आपको कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी जिसको आप समझते हैं कि उन्होंने बड़ी बेहतर तरीके के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी को अंजाम दिया और वो उसके अंदर कामयाब भी हुए, उन्होंने अपना टाइम भी पूरा किया और कुछ कर पाए पाकिस्तान के लिए? किसको आप 10 में से कुछ नंबर देंगे? किसी को वक्त पूरा करने नहीं दिया गया इसमें हमारे बुजुर्गों को, लेकिन जितना ज़माना मैंने देखा उसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो ज़माना है वो बहुत ही हर एतबार से, मैं अदब के और इल्म के हवालों से बात कर सकता हूँ, ये मेरा शोबा रहा है और बहुत मैंने बलागुल इल्म में काम किया। तो आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान के बड़े इल्मी अदबी इदारे हैं, मसलन भुट्टो साहब के ज़माने में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स उनके ज़माने में कायम हुआ, नेशनल बुक फाउंडेशन उनके ज़माने में कायम हुआ, अकादमी अदबियात पाकिस्तान के ज़माने में, अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी उन्होंने शुरू कराई, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की उनकी शुरू कराई हुई है और लोक विरसा उन्होंने आगाज़ किया। और मैं अर्ज़ करूँ कि जो इल्म अदब के और सकाफ़त के सिलसिले में जो काम किए उन्होंने, फिर एक बड़ा कारनामा जो था इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस जो मुनक़्क़िद की गई, वो सियासी तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी थी। और दूसरी बात ये कि आप तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, मैंने वो ज़माना देखा है। 1971 की जंग के बाद जो सूरत हाल थी, हमारे 90,000 कैदी जो थे वो हिंदुस्तान
के कब्जे में थे, उनको रिहा कराना, बाइज़ात तौर पर उनको वापस लाना, ये कोई कम बड़ा कारनामा नहीं था। फिर जो न्यूक्लियर पावर के सिलसिले में जो उनकी खिदमात हैं, सारी दुनिया जो है वो उसी की उनको सज़ा भी दी गई। खैर ये अलग से मौजू है, लेकिन ये उनकी हिम्मत और हौसला था कि उन्होंने शुरू करा। मगर ज़ाहिर है कि उनकी हुकूमत को मुस्तहकम नहीं रहने दिया गया और बाहर से अंदर से 9 पार्टियों का एक कट किया गया और उसको 9 सितारे जिन्हें कहा जाता है, और इस कदर हंगामा किया गया कि और उसके बाद क्या हुआ कि ज़िया-उल-हक साहब की हुकूमत आ गई, माशाअल्लाह आ गया। तो जो रफ्तार थी, जो सूरत थी, कम अज़ कम एक ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जो मुस्तक़बिल की बेहतरी का रास्ता था, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारा वक़ार बहुत बुलंद हुआ था। हमारी छोटी सी हमारी मईशत थी, छोटा सा हमारा मुल्क है दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन हमारा जिक्र होने लगा था। देखिए इस्लामी 57-56 के करीब मुल्क हैं, हम जो थे वो एक तरह से इस्लामी दुनिया के में नुमायाँ होते जा रहे थे और हो गए थे। और उस ज़माने में कैसे कैसे लोग थे, पूरी बुमदियन और शाह फैसल और खुद शेख मुजीबुर रहमान और सरकार और मोहम्मद गद्दाफी और शाह हुसैन और यानी सबको, अरबों को और गैर अरबों को, सबको जमा कर लिया था हमने लाहौर में। और एक मैं उस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न में से मुलाजिम था और मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि पाकिस्तान टीवी ने जो उसकी तशहीर के सिलसिले में और उसकी प्रमोशन के सिलसिले में कवरेज जो थी, इतनी बड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर इतना बड़ा इवेंट था और हमारे वसाइल कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थे, मगर अस्तमज़र साहब की सरबराही में वो काम हुआ। और इसी तरीके से जो उस ज़माने में हमने जो इंतखाबात के सिलसिले में जो कवरेज हुई थी 69 के, वो भी बेहद अच्छी, और उसका भी मॉडल अस्तमज़र साहब ने तैयार किया था। पाकिस्तान टेलीविज़न के जो आम तौर पर ये होता है कि जब कोई इदारा 10-20 साल काम कर लेता है तो उसकी कोई शक्ल और सूरत सामने आना शुरू होती है और वो बहुत तरक्की करता है। मगर पाकिस्तान टेलीविज़न जो है उसका ये इख्तिसास है कि जो उसके शुरू के 15-20 साल हैं, यानी क़याम से लेकर और गया जो दौर है अस्तमज़र साहब का, यानी आप उसको कह लीजिए 77 तक, वो उसका बेहतरीन दौर है। यानी हमने जैसे, यानी आप कह सकते हैं मुश्किल, बहुत मुश्किल ज़मानों में भी हमने जो आज़ादी इज़हार का किस्सा, फिर प्रोफेशनलिज्म को हमने उस इदारे में कायम किया और जो कम वसाइल के बावजूद हम दुनिया के बेहतरीन टेलीविज़न नेटवर्क से समझे जाते थे और हमारी प्रोडक्शन, हमारे ड्रामे, हमारे म्यूज़िक, हमारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम जो थे वो इज़्ज़त की नज़र से देखे जाते थे। एशिया में हम सबसे अच्छे, यानी बहुत मुल्क थे जैसे जापान और इजिप्ट वगैरह तो सब थे ही, यानी मुकाबले के उनके पास तो बहुत वसाइल थे जहाँ उनके पास, यानी उन्होंने तो अपनी मदद भी की थी, लेकिन हमारे प्रोग्राम कम अच्छे नहीं होते थे, बहुत ही मकबूल प्रोग्राम भी होते थे, मगर टेक्निकली, प्रोफेशनली बहुत साउंड प्रोग्रामिंग थी। और तो लेकिन बाद में मुदाखलत बढ़ती गई और मुदाखलत के साथ साथ जो उसकी आज़ादी थी
वो कंप्रोमाइज होती गई और फिर आखिरकार वो एक सरकारी तर्जुमान की हैसियत अख्तियार कर गया। अब आप ये देख रही हैं कि इस वक्त 100 से ज़्यादा चैनल्स हैं और बहुत आज़ादी है, जिसका जो भी चाहे वो कह सकता है। और सोशल मीडिया पर अलग रहा है, प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो अलग अपना काम कर रहे हैं, मगर एक एहसास ही होता है कि पूरी बात नहीं बताई जा रही और सब बातें जो हैं, और पार्टिजान मीडिया जो है वो प्रोफेशनल्स के हाथ से निकल कर मालिकों के हाथ में चला गया है। और जो प्रोफेशनल एडिटर्स थे न्यूज़ के, और वो अच्छा जो एंकर्स हैं, यानी सब नहीं तो ज़्यादातर एंकर्स वो हैं जो अच्छी प्रेजेंटेबल लोग और जो कम्युनिकेशन स्किल्स जिनकी बेहतर हैं, मगर उन्हें आप ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलेक्चुअली प्रोफेशनली बहुत साउंड होंगे। उमूर के बारे में, कौमी उमूर के बारे में, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी उमूर के बारे में वो इतनी आगाही रखते होंगे। बिल्कुल नौजवानों को मौका मिलना चाहिए और उन्हें मौका मिला है, मीडिया में बहुत मौका मिला है, लेकिन आप गिनती के लोग हैं जो आप एक उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जिनको लोग सुनते हैं, जिनको लोग बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़रीन, इफ्तिकार आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त बात कर रहे हैं हम उनके साथ पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में, इन हालात के बारे में कि किस दौर के अंदर इल्म व आगाही की रोशनी जो है उस शम्मा को जलाने के लिए किस गमिज ने, किस इंसान ने उस शम्मा को जलाने के लिए कोशिश की, मेहनत की। हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला इस ब्रेक के बाद हम यहाँ से ही जोड़ेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। इफ्तिकार आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इफ्तिकार आरिफ के साथ हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से ही जोड़ेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। आप इस हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा-सा आपको एक तो कसौटी की तरफ लेकर जाना चाहूँगी, क्योंकि उस दौर के अंदर आपने कसौटी जैसा एक खूबसूरत प्रोग्राम जो था वो तरतीब दिया, कसौटी जैसा प्रोग्राम जो है उसको वैसा आइडिया लाए और उसको तरतीब दिया, उसको दिखाया, इन्फॉर्मेशन दी और बड़ा एक आगाही दी लोगों को, बड़ा सीखने का मौका मिलता था कसौटी जैसे प्रोग्राम से उस वक्त के नाज़रीन को। अभी इस वक्त का मीडिया भी आप देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ। लेकिन अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस की बात करें तो आपको लगता है कुछ आपको कमी महसूस होती है इल्म और आगाही के सफ़र के हवाले से कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो वाकई अगर हम बात करें, शायरी की बात करें, अदब की बात करें, तो इस हवाले से इस फ़न के लिए कुछ आपको करता नज़र आ रहा है, कुछ प्रोग्राम आपको नज़र आ रहे हैं? जैसे एक दौर के अंदर हमने देखा था जब यूसुफ़ी साहब हयात थे तो जियो पे स्पेशली उनके हवाले से प्रोग्राम चलता था, वो अपनी बातें आके अपनी बुक में से कुछ निकाल के अपने पसंदीदा पैसेजेस पढ़ते थे उनको। तो उस तरह के प्रोग्राम से हमारी जो ये नस्ल है जिसने बहुत ज़्यादा उर्दू अदब के साथ जिनका ताल्लुक नहीं है, उनको कुछ ना कुछ मीडिया के थ्रू एक आगाही हो जाती थी। लेकिन आज आप क्या कमी महसूस करते हैं कि मीडिया को इस हवाले से सोचना चाहिए, करना चाहिए काम? जी, आजकल सूरत-ए-हवाल मुख्तलिफ है। मैंने शुरू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जो प्रोग्रामिंग है वो कमज़ोर पड़ गई है, यानी आप जो प्राइम टाइम जिसको हम कहते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ कीजिए 7 बजे से अब वक़्त बदल गया। हमारे ज़माने में प्राइम टाइम होता था 8 बजे से और 10 बजे तक। तो क्या होता था प्राइम टाइम में, आम तौर पर एक ये होता था और उसके बाद खबरें होती थी
اور کوئی بھی امپورٹنٹ پروگرام ہوتا تھا. خبریں 9 بجے کے قریب ہوتی تھیں اور 7 سے 9 تک کا جو وقفہ تھا اس میں 2 ڈرامے ہوتے تھے, ایک 50 منٹ کا اور ایک 25 منٹ کا, اور ایک میوزک کا پروگرام ہوتا تھا 25 منٹ کا. اچھا, اب پروگرامنگ بالکل مختلف ہو گئی ہے. ہر جس بھی چینل پر آپ چلے جائیے پرائم ٹائم میں کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, گفتگو بھی کیا ہو رہی ہوتی ہے, کرنٹ افیئرس پہ ہو رہا ہوتا ہے اور دھینگا مشتی چل رہی ہوتی ہے اور چیخ چیخ کے اینکرز باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا کچھ اب سیکھنے کو کہیں نہیں مل رہا ہوتا. میوزک کا پروگرام اور ڈرامے اور جس کو آپ نے فرمایا جیسے, دیکھیے پروگرامنگ میں کوئی تنوع نہیں ہے. اچھا, جو الگ الگ پروگرام ہیں, جیسے بات میں نام نہیں لینا چاہتا چینلز کے, کہ جو ڈرامے کے اور پورا چینل ڈرامے کا ہے یا پورا چینل اسپورٹس کا ہے, وہ ایک جداگانہ صورت ہے. لیکن جو عام پروگرام ہے اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے مثلا میں کسی بھی پروگرام میں اس طرح کی یعنی آپ نے بھی ذکر کیا, اب آپ یہ کہ پروگرام کے حوالے سے اس زمانے میں مثلا ضیاء محی الدین, مثلا قریش پور, مثلا عبید اللہ بیگ, مثلا بھائی مقصود, ضیاء محی الدین, طارق عزیز, لئیق احمد, عمر سجاد, خالد سعید بٹ, یہ جو اور فاروق قیصر, یعنی خود ارشد محمود, شعیب ہاشمی, یعنی مجھے یاد آتے چلے جائیں گے, امان اللہ خیشکی اور سعید وغیرہ عزیز کارٹونسٹ. مختلف طرح کے پروگرام ہوتے تھے. پروگراموں میں کوئی تنوع نہیں رہا. مثلا اکثر مفتی ایک پروگرام کیا کرتے تھے, لوک ورثہ. اچھا, اب کیا تھا کہ پاکستان کے تمام ثقافتی لوک ورثے کی حفاظت بھی ہوتی تھی, اس کی ترویج بھی ہوتی تھی. اور یعنی مثلا میں آپ سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے لوک ورثے سے بہت سیکھا. اچھا, اکثر آتے تھے دور دراز سے لوگوں کو لے کر آتے تھے, ان کو نمایاں کرتے تھے. تو ہر اسٹیشن سے وہ چاہے یعنی کیسے, آپ دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے زمانے میں آپ جائیے تو دیکھیے گا کہ مائی بھاگی اور سائیں مرنا, بالکل یاد ہے, یہ سب اسی زمانے میں. ریشما, بالکل جو بالکل گانے والے تھے, چلیے مہندی حسن تھے اور فریدہ خانم بھی تھی اور اقبال بانو بھی تھے, غلام علی بھی تھے, امانت علی خان, تیلی خان وغیرہ, استاد اسد علی خان, یہ حامد علی خان, یہ سب استاد نقطو خان, یہ بزرگ تھے. ابھی دیکھیے میں نے تو ایک عرصہ ہو گیا کہ میں نے ٹی وی پر کوئی یعنی میوزک کا, کلاسیکل میوزک کی, ہمارے یہاں 50 منٹ کا کلاسیکل پروگرام ہوتا تھا جس میں چاروں صوبوں کے جو بڑے گانے والے تھے وہ شریک ہوتے تھے کلاسیکل میوزک کے. اور سلیم گیلانی صاحب نے اسے ہمارے یہاں کراچی میں انٹروڈیوس کیا تھا. اور یعنی انسٹرومنٹلسٹ کتنے بڑے انسٹرومنٹلسٹ تھے ہمارے طبلہ پلیئر جو تھے, سرود کے بجانے والے, تار کے بجانے والے, کیسے بڑے لوگ تھے. لیکن اب بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ نوجوان کے سامنے, میں مذاقاً یہ بات کہتا رہتا ہوں, صحیح بات نہیں ہے, لیکن اب حالت یہ ہے کہ اگر سرود رکھا ہوا ہو اور ستار رکھا ہوا ہو اور سارنگی رکھی ہوئی ہو اور ہم کسی سے کہیں گے بھائی آپ بتائیے اس میں سے کون سا ساز ہے, تو وہ ساز نہیں کر سکتے.
तो वो नहीं बता पाएंगे. बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं सर, और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ. मैं अगर एक छोटी सी, जैसे आपने अरशद महमूद साहब का जिक्र किया, तो अगर मैं यही बात कहूँ, बहुत सारे नाम आपने लिए जिन्होंने पीटीवी के दौर को वाकई में एक गोल्डन इरा बनाने के अंदर एक अहम किरदार अदा किया. अब फैज़ अहमद फैज़ साहब को अगर मैंने जाना है तो अपनी कोर्स से नहीं जाना. मैंने फैज़ अहमद फैज़ को अपनी ज़माने तालिब इल्मी में, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं कॉलेज में थी और उन दिनों अरशद महमूद साहब जो धुनें बनाते थे और टीना और नैयरा उनको गाती थी. आज बाजार में पापा जाना चलो, नैयरा का इतना खूबसूरत कलाम उन्होंने जो उन्होंने ज़िया साहब के दौर के ऊपर वो लिखा फैज़ साहब का. लेकिन बात सिर्फ कहने की ये है कि उस ज़माने में अरशद साहब भी ये सब कुछ कर रहे थे, टीना भी कर रही थी, नैयरा को अल्लाह मियां जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम में जगह अता फरमाए. लेकिन ये वो लोग थे जो काम कर रहे थे. लेकिन अभी टीना भी हयात है, अरशद महमूद भी हयात है, कुछ और नाम लकीली अल्हम्दुलिल्लाह हयात है. लेकिन फिर भी आई डोंट नो वो मजीद और ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे. जैसे मैंने तो लिटरली फैज़ अहमद फैज़ को टीना अरशद महमूद और नैयरा की वजह से जाना है. अदरवाइज शायद मुझे उस तरह नहीं पता होता जिस तरह मुझे आज पता है. और आज मुझे कभी भी जब भी स्ट्रेस होता है या मैं थोड़ा सा भी डाउन फील होती हूँ तो मैं नैयरा को सुनती हूँ, मैं टीना को सुनती हूँ. बिलाशुबा ऐसे ही है. ये जो आप फरमा रही हैं बिल्कुल ऐसे ही है कि यानी किताबें भी हमें सिखाती हैं, बताती हैं, मीडिया भी उसका ये फरीज़ा है कि वो बताए. चुनांचे टीवी एक मीडियम है, हम उसके ज़रिए आशना होते हैं. हमने फैज़ साहब को सुना और उनका कलाम सुना, हमने नासिर काज़मी को देखा, हमने सूफी साहब को देखा, हाफिज़ साहब को देखा, जमीलुद्दीन आली साहब को देखा, हमने ज़हरा आपा को और फहमीदा को और किशोर को भी कुछ सुना. और हमारे अता शाद और सर मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि जितने अब जैसे ज़हरा निगाह आपा का आप नाम ले रहे हैं, अनवर मकसूद साहब का नाम ले रहे हैं, किश्वर नाहिद का नाम ले रहे हैं, आप सब लोगों की मुझे अच्छी तरह याद है कि पीटीवी के ऊपर बाकायदा एक ईद के तीसरे दिन एहतमाम किया जाता था और जो मुशायरा होता था उसको लाइव दिखाया जाता था. इवन रात को भी दिखाया जाता था. खास तौर पे जो बड़े कौमी शायरों के मुशायरे जो होते थे उनको दिखाया जाता था टीवी से. तभी तो नई नस्ल जो थी वो अपने आप को एक कनेक्शन फील करती थी इनके बारे में, इनको पता लगता था. तो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया जो है उसने बदलते वक्त के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया. और आपको लगता है वाकई कि हम अपनी सकाफत, अपने अदब, अपने म्यूज़िक, उन चीज़ों से नई नस्ल को बहुत ज़्यादा दूर कर रहे हैं. आज मेरे 3 बच्चे हैं और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरह उनको इन सबके साथ उनका एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करूँ. जाहिर है कि यही जिम्मेदारी है मीडिया की कि वो अपने ज़माने के अदीबों और शायरों को सिर्फ अपने ज़माने के अदीबों और शायरों से कनेक्ट न करे. वो जो हमारे बुजुर्ग हमारे साथ अब नहीं हैं उनको दिखाए, उनके बारे में बताए, उनको सुनवाए, उनसे इस्तिफादे की सूरत निकले. बैनुल अक़वामी जो बड़े अदीब शायर हैं उनको मुतारिफ कराए, नावल निगार और जो फ़नून लतीफ़ा की दूसरी जहतें हैं. ये कोई हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं होता. अब जैसे आजकल नोबेल प्राइज मिल रहे हैं, है ना. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन हमारे कोई इस तरह का एहतमाम नहीं है कि भाई ख़वातीन में नोबेल अवार्ड्स मिल रहे हैं. 3-4 अभी तक बीवियाँ जो हैं वो अभी यानी आज ही मैं देख रहा था कल हमारी एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के सिलसिले में उनका बहुत काम है और उनको नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला है. अच्छा, इससे पेशतर एक फिजिसिस्ट थी जो
खातून थी और एक ईरान की ह्यूमन राइट्स की बिल्कुल, बिल्कुल। उनको तो उनको अभी मिला और उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी चल रही है। नॉर्वे ने उनको नॉमिनेट किया उसके लिए और बड़ा देखिए ये तो बिल्कुल, सब यानी मुमकिन है मुझे भी उससे यानी मुझे भी कोई उससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं है, इसलिए कि इससे पहले शीरीन इबादी को भी मिला था और शीरीन इबादी साहबा का बड़ा काम है ईरान की ख़वातीन की बेदारी के सिलसिले में, और वो बहुत कई मुतवाज़िन खातून हैं और यानी उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर उन्होंने जो उनकी जो खिदमात हैं उसका एतराफ़ किया जाना चाहिए। इनको जो मोहम्मदी खानम मोहम्मदी को जो अवार्ड मिला है, इसमें तो बिल्कुल एक वाज़ेह सी बात है कि किसी एक ज़माने में यानी जो उन्होंने ख़वातीन के सिलसिले में काम किया, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता इसलिए कि मैं उससे पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हूँ, और मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि बिलाशुबा ख़वातीन जो हैं वो अपने हक़ूक़ के लिए ईरान में आमादा रहती हैं, अपने एहतजाज करती हैं और जायज़ एहतजाज करती हैं और कभी तजावुज़ भी करती होंगी, लेकिन उनकी हक़ूक़ की जिद्दोजहद जो है वो मुसलसल है। लेकिन ये जो इस तरह की बातें होती हैं, ये बताती हैं कि जो मग़रिब है क्योंकि उसका ताल्लुक़ ईरान से मुआनदाना है, तो इस अवार्ड के पीछे सियासी मसलहत कार फरमा है। यानी मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ख़वातीन की बेदारी की तहरीक को इंडोर्स करता हूँ, मगर शराइत के साथ कि वो जो अपने तौर पर जो यानी इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसमें बाहर का हिस्सा भी शामिल होता है। हमारे यहाँ खुद पाकिस्तान में बहुत से काम होते हैं जो हमारे इंडिजिनस जिसे कहते हैं नहीं होते, मगर बाहर की शय पर किए जाते हैं। तो दुनिया में ये हो रहा है। अच्छा, वो 2-4 साल के बाद, 10 साल के, 20 साल के, 25 साल के बाद जब वो डिक्लासिफाई होता है तो वो सब समझ में आ जाता है कि कौन से अमरीकी सदर ने कहाँ कहाँ मुदाखलत की और कहाँ कहाँ जंगें करवाई, कहाँ कहाँ हुकूमतें बदलवाई, कहाँ कहाँ जो जमहूरी इदारों को टॉपल किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ी सवाल उठाती हैं। बिल्कुल। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। इस वक़्त इफ्तिख़ार आरिफ साहब बात कर रहे हैं कसौटी प्रोग्राम की, उस सुनहरे दौर की जो पीटीवी का यकीनन एक गोल्डन एरा था, जब सीखने को प्रोग्राम्स होते थे, सीखने को बहुत कुछ मिलता था। हम इस हवाले से इफ्तिख़ार आरिफ साहब से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से ही वापस जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और चलते हैं इफ्तिख़ार आरिफ साहब की तरफ और गुफ्तगू का सिलसिला वहाँ से ही वापस जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ। सर, यहाँ मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि जहाँ हमने कहा कि सियासतदानों को काम नहीं करने दिया जाता, उनको अपना वक़्त पूरा नहीं करना दिया जाता, वक़्त पूरा होने से पहले उतार दिया जाता है, वो कैसे काम करें, इसी तरह की कुछ एक्सक्यूज़ेज़ सियासतदानों में देते नज़र भी आते हैं। कहीं न कहीं आप पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की कौम से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कहाँ पे पाकिस्तान की जो कौम है उसको सुधरने की ज़रूरत है, उसको इन एरियाज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। इस हवाले से आपका क्या तज्ज़िया है? जी हाँ, एक तो हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं उनमें लीडरशिप का फुकदान है, यानी जो उस तरह के विजनरी रहनुमा
जो इन तमाम हमारे जो मुख्तलिफ सूबे हैं इनको मुत्तहिद कर सके, इनके लिए कोई लाहे अमल मुकर्रर कर सके और जिस पर यकीन हो सबका। ऐसे लोग शायद कम कम होते जाते हैं और हमारी जो सियासत है वो इसमें यानी ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छे लोग नहीं हैं, साहिब नज़र लोग नहीं हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग, इसमें अच्छी भी बीवियाँ हैं, बहुत बड़ी लिखी ख़वातीन भी शामिल हैं और जिद्दोजहद जिन लोगों ने की है वो लोग शामिल हैं, मगर अक्सरियत जो है वो उन बड़े ख़ानदानों की है जो सरबतमंद हैं। जो अभी देखिए एक इलेक्शन लड़ने के लिए आदमी को करोड़पति होना लाजमी है, वरना तो वो अपनी कैंपेन ही नहीं चला सकता। नहीं, अच्छा खुद अमेरिका में चला सकता है कोई गरीब आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता, इसलिए कि वहाँ जो मिलियनेयर्स हैं वो बिलियनेयर्स जो हैं वो कैंपेन को फाइनेंस कर रहे होते हैं और सब जान रहे होते हैं कि इसके पीछे कौन कौन है और कौन कौन से मल्टीनेशनल्स किसको किसको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला इस ब्रेक के बाद हम यहाँ से ही जोड़ेंगे।